सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 13 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डेमन कैसल में ले जाया जाता है, जहां पर आखिर में जाकर वो नोबेल वाला डेमन बचा हुआ था। वो नोबेल वाला डेमन अपने तलवार से जिन्हों के वाइटल पॉइंट को टारगेट कर रही थी, लेकिन जिन्हों इन सब हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। अभी तक के बैटल के दौरान यहाँ पर जिन्हों ने डेमन्स के 6 कैटेगरीज को देखे। सबसे पहले आता है लो रैंकिंग के डेमन्स, जिनका रैंक डी रैंक के आसपास होगा। दूसरा होता है मिड रैंकिंग डेमन्स, जिनका रैंक होता है सी रैंक। इसके बाद आता है हाई रैंकिंग डेमन्स, जिनका रैंक होता है बी रैंक के आसपास। हाई रैंकिंग के बाद आता है टॉप रैंकिंग डेमन्स, जिनका रैंक होता है ए रैंक के आसपास। इसके बाद आता है डेमन लॉर्ड्स और डेमन नाइट्स, जिनका रैंक यहाँ पर ए प्लस होता है। और आखिर में जाकर आता है डेमन नोबल्स या फिर फ्लोर बॉस, और उनका भी रैंक यहाँ पर एस रैंक के आसपास ही होता है। वो नोबल नाइट एक बार फिर से जिन्हों को अपने तलवार से हमला करने के लिए आती है, लेकिन जिन्हों अपना डैगर निकालता है और उसके तलवार को 2 हिस्सों में काट देता है। और इसके बाद उसके सर को पकड़ के जैसे उसे चाकू मारने जा ही रहा था, तभी वो नोबल नाइट कहती है, मैं सरेंडर करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इस डेमन को बोलते हुए देखकर जिन्हों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों अपने मन में कहता है, आजकल मैं ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर से मिल रहा हूँ जो इंसानी भाषा कह सकते हैं। लेकिन जिन्हों को उस डेमन नोबल का आवाज सुनकर रियलाइज होता है कि असल में वो डेमन नोबल एक लड़की है। जिन्हों उसके हेलमेट को उतारता है और हमें देखने मिलता है ये सच में एक लड़की थी। वो लड़की अपने हाथ ऊपर करके कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि इसमें हमारी गलती है, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जिन्हों इसकी बात कहता है, तुमने हमारे ऊपर पहले हमला किया था और तुम यहाँ पर हमसे माफी मांग रही हो। वो लड़की इसके बाद कहती है, हमें जानती हूँ कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन इस जगह का रक्षा करना हमारा काम है। हम लोग किसी एरे गेरे को तो यहाँ पर नहीं आने दे सकते ना। जिन्हों यहाँ पर कहता है, मैंने तुम्हारे बहुत सारे साथियों को मारा, क्या इसके बावजूद भी तुम जीना चाहती हो? वो लड़की इसके बाद कहती है, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक नाइट का काम होता है उनके मास्टर का रक्षा करना, तो जब तक मैं ठीक हूँ तब तक सब कुछ ठीक है। वो लड़की यहाँ पर क्योंकि बहुत हद तक इंसान की तरह दिख रही थी, जिन्हों भी यहाँ पर उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जिन्हों का नजर जैसे हटता है, वो लड़की यहाँ पर पीछे से जिन्हों को स्टैप करने की कोशिश करती है। लेकिन वो लड़की जैसे जिन्हों को स्टैप करने की कोशिश करती है, तभी टक से यहाँ पर अपना हाईमैन ऑफ प्रोटेक्शन इस्तेमाल करता है। जिन्हों यहाँ पर पीछे मुड़कर कहता है, तुम मेरे पीठ पीछे क्या करने की कोशिश कर रही थी? वो लड़की तुरंत यहाँ पर नीचे झुक जाती है और जिन्हों को कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिन्हों इसके बाद कहता है, मुझे एक एंट्री परमिट चाहिए। टक से यहाँ पर अपना लेविटेशन हमला इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो डेमन लड़की हवा में उड़ने लगती है। वो लड़की इसकी बात कहती है, हमारे पास एक परमिट मौजूद है, अगर आप मुझे वहाँ पर जाने की परमिशन दें तो मैं आपको दे सकती हूँ। किसी डेमन के पास यहाँ पर परमिट है? ये सुनकर जिन्हों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों को फाइनली समझ आता है कि उसे परमिट क्यों नहीं मिल रहा था। वो लड़की इसके बाद कहती है, मैं बाकी फ्लोर्स के परमिट कहाँ पर है वो भी जानती हूँ, आप चाहे तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। जिन्हों को ये ऑफर पसंद तो आता है, लेकिन जिन्हों सोचने लगता है कि उसके ऊपर भरोसा कर सकता है या फिर नहीं। जिन्हों उस लड़की के बिल्कुल पास जाता है, वो लड़की यहाँ पर ब्लश करने लगती है, लेकिन जिन्हों उसके पास जाकर सिर्फ एक ही सवाल करता है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? जिन्हों यहाँ पर अपना ब्लड लस्ट इस्तेमाल करता है और जिन्हों का ऑरा सेंस करके उस लड़की के पसीने छूट जाते हैं। वो लड़की इसके बाद कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपने जैसा कहा वैसे ही होगा। जिन्हों इसके बाद कहता है, चलो ठीक है, अगर मुझे परमिट मिल जाता है तो मैं यहाँ से शांति से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, आखिर तुम लोग हो कौन? इसके बाद हमें फिर से कोरिया के उसी आइलैंड पे ले जाया जाता है, जहाँ पर वो एंड टाइप का मॉन्स्टर देखा गया था। हम एक स्टोर के सामने वो ही एंड जैसा मॉन्स्टर देखने मिलता है। उसके सामने यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था और वो इंसान उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और देखते देखते वो एंड मॉन्स्टर उस इंसान के साथ साथ आसपास जितने भी इंसान थे उन सबको यहाँ पर मौत के घाट उतार देता है और इसके बाद उड़ के वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से डेमन कैसल में ले जाया जाता है। वो डेमन लड़की कहती है कि उसका नाम है एजिल और वो राडिरो क्लैन का सबसे बड़ी बेटी है। वो लड़की जैसे अपने क्लैन के बारे में और कुछ बताने जा ही रही थी, तभी जिन्हों कहता, मैं यहाँ पर तुम्हारे क्लैन के बारे में सुनने के लिए नहीं आया, मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम लोग अपने दिमाग में कोई ऐसा आवाज सुनते हो जो तुम्हें इंसानों को मारने के लिए कहता है? वो लड़की ये सवाल सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सोचने के बाद वो लड़की कहती है कि उसके दिमाग में ऐसा आवाज जरूर से आता है, लेकिन वो इंसानों को मारने के लिए नहीं कहता, वो इस जगह का रक्षा करने के लिए कहता है।
जो बाहर के डंजन के मॉन्स्टर्स है उनके दिमाग में जो आवाज आता है वो इंसानों को मारने के लिए होता है, लेकिन इस डेमन कैसल के अंदर जो मॉन्स्टर्स है उनके दिमाग में जो आवाज आता है वो आवाज इस जगह को रक्षा करने के लिए कहता है। जिन्हों ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जिन्हों पूछता है तुम्हारे दिमाग में ऐसे आवाज कब से आ रहे हैं? वो लड़की इसके बाद कहती है हम लोग यहाँ पर जब से उठे हैं तब से। जिन्हों ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों को उसके कहने का मतलब समझ नहीं आता। जिन्हों पूछता है तुम यहाँ पर उठे इसका मतलब क्या है? इससे पहले तुम लोग कहाँ पर थे? वो लड़की कहते कि यहाँ पर आने से पहले वो सभी डेमन रेल्म में थे। जिन्हों यहाँ पर पूछता है कि वो लोग डेमन रेल्म को छोड़ के यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो लड़की कहती कि अचानक से एक दिन वो सभी यहाँ पर आ गए। जिन्हों इसके बाद पूछता है यहाँ पर आने से पहले तुम लोग क्या कर रहे थे? वो लड़की यहाँ पर जैसे कुछ कहने की कोशिश करती है, अचानक से उसके वॉइस में कुछ ग्लिचेस आने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की कहती है कि यहाँ पर आने से पहले वो सभी युद्ध का तैयारी कर रहे थे। जिन्हों इसके बाद पूछता है कैसा युद्ध और किसके साथ? वो एजिल नाम की लड़की कहती है कि पूरा का पूरा डेमन आर्मी किसी एक खतरनाक विरोधी के साथ लड़ने का तैयारी कर रहे थे। जिन्हों इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद ये अचानक से एजिल के वॉइस में बहुत सारी ग्लिचेस आने लगते हैं और एजिल आगे इंफॉर्मेशन देने से बार बार मना करने लगती है। पहले भी बारूका के साथ लड़ने के वक्त, यानी कि उसी आई सेल्फ के साथ लड़ने के वक्त जिन्हों को ऐसा ही ग्लिच देखने मिला था। जब भी जिन्हों यहाँ पर ऐसे सवाल करता है, सिस्टम हमेशा इन सवालों के बीच में आ जाता है और इसका कारण एक ही हो सकता है कि जिन्हों जिस चीज का जवाब ढूंढ रहा है उसका जवाब इन्हीं सवालों में छिपा हुआ है। और इसके साथ साथ ये लेवल, डंजन्स, क्वेस्ट, मिशंस, रिवॉर्ड्स, पेनल्टीज, जॉब चेंजेस सभी के सभी सिस्टम का बनाया हुआ एक एनवायरनमेंट है जिसका कोई भी वजूद नहीं है। ये सब चीजें किसी एक गेम का एक खिलौना है। इसके बाद जिन्हों पूछता है तुम सभी का दुश्मन कौन है? वो लड़की जैसे ये बात कहने जा ही रही थी तभी अचानक से उसके वॉइस में एरर आने लगता है और उसका सर दुखने लगता है और इसके बाद ही एजिल बेहोश हो जाती है। जिन्हों यहाँ पर सिस्टम का पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता। एक ऐसा सिस्टम जो किसी को बेहोश करवा सकता है, इसका मतलब यह सिस्टम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और क्योंकि सिस्टम अपने ताकत से ये सब कुछ रोक रहा था, तो इसका मतलब डेमन जिसके साथ लड़ाई का तैयारी कर रहे थे उसी के पास जिन्हों के सारे सवालों का जवाब है। इसके बाद में जापान के किसी एक इलाके में ले जाया जाता है जहाँ पर हमें घमासान बैटल देखने मिलता है। हर तरफ यहाँ पर खून का सैलाब था। सारे हंटर्स मिलकर यहाँ पर किसी के साथ लड़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से जो हंटर सभी को कमांड दे रहा था, अचानक से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। जो बंदा यहाँ पर मारा गया था वो असल में एक हीलर था। हमें एक हंटर से जानने मिलता है ये जो मॉन्स्टर्स है इन्होंने सबसे पहले कमजोर हंटर्स को मारा और इसके बाद हंटर्स का संख्या कम करने के बाद इन लोगों ने हीलर्स के ऊपर हमला किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। हमें देखने मिलता है ये मॉन्स्टर और कोई नहीं, ये था वही एंड वाला मॉन्स्टर। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो असल में कार के डैश कैम का एक छोटा सा फुटेज था। इसके बाद हमें कोरिया के हंटर एसोसिएशन में ले जाया जाता है जहाँ पर सारे हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए एकजुट हुए थे। ये जो नए टाइप के एंड्स है इसे जापान के एक छोटे आइलैंड में देखा गया। इन्हें खत्म करने में हंटर्स को पूरा का पूरा एक दिन लग गया था। पहले आइलैंड में तबाही मचाने के बाद ये उड़कर और एक आइलैंड में पहुंच गया था, लेकिन इमरजेंसी हंटर्स को बुलाने की वजह से अभी सिचुएशन स्टेबल है। 4 ई रैंक के हंटर्स, एक डी रैंक का हीलर और एक सी रैंक का लीडर इस रेड पे मारे गए। बीच में आकर एक ए रैंक के हंटर ने सिचुएशन को संभाला। जिंचो यहाँ पर सभी को ये सब कुछ समझा के कहता है। तभी हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर कहता तो तुम यही कहना चाहते हो हमें इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ए रैंक के हंटर्स की जरूरत है? जिंचो यहाँ पर आगे ये भी रिपोर्ट देता 294 इन मॉन्स्टर्स की वजह से मारे गए। 108 हंटर्स को इस काम पे लगाया गया है क्योंकि मॉन्स्टर उड़ भी सकता है। तो जापान के हंटर एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा चौकन्ने हैं। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लगते कि जापान की तरह कोरिया में भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अगर वो मॉन्स्टर किसी तरह कोरिया के मेन लैंड पे आ जाते तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा मुश्किल आ जाएगा। इसके बाद चेयरमैन गो कहते हैं जापान की तरह कोरिया में भी हमारे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन हम लोग सभी के ऊपर नजर नहीं रख सकते। हाल ही फिलहाल में जेजू आइलैंड के 150 किलोमीटर दूर एक आइलैंड के ऊपर इन मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। क्योंकि उनके पास उड़ने का शक्ति है तो वो लोग कहीं पर भी जा सकता है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते। जापान की तरह साउथ कोरिया के पास यहाँ पर उतने ए रैंक के हंटर्स नहीं थे, और अगर उन लोगों ने लो रैंकिंग हंटर्स को भेजा तो वो सिर्फ उनके लिए चारा का काम करेंगे। मीटिंग यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन चेयरमैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिंता में थे। चेयरमैन यहाँ पर सोचने लगते कि उन्हें किससे मदद मांगना चाहिए। चाइना और रशिया में बहुत सारे केपेबल हंटर्स है, लेकिन उनका देश भी कोरिया से कई गुना ज्यादा बड़ा है। चेयरमैन यहाँ पर यूएस की हेल्प मांगने की सोचते हैं।
लेकिन पिछली बार जब एस रैंक का गेट ओपन हुआ था तभी उसने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था। चेयरमैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान थे, लेकिन तभी यहाँ पर जिनचुल पीछे से चेयरमैन को बुलाता। जिनचुल यहाँ पर चेयरमैन को कान में कहता है, सर मैंने मीटिंग के दौरान आपको ये नहीं कहा, लेकिन यूएस से मुझे किसी ने छिप के कॉन्ट्रैक्ट किया। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है, और इसके बाद जिनचुल कहता है कि वो और कोई नहीं, वो स्कारवेंजर गिल्ड का वाइंग दोंगसू था और वो आने वाले जेजू आइलैंड के रेड में हिस्सा लेना चाहता था। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन दोनों को ये पता था कि वाइंग दोंगसू संग जिनवू के पीछे है, लेकिन जिनचुल ने बाई क्यूनू के साथ लड़ाई का एक्सक्यूज देकर उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तभी जिनचुल कहता है, सर मिस्टर वाइंग ने हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मिस्टर वाइंग के अलावा भी यूएस के एक नेशनल नेवल हंटर ने हमें कॉन्ट्रैक्ट किया। आप मेरे साथ आइए सर, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। इसके बाद में फिर से डेमन कैसल में ले जाया जाता है और वो जो लड़की बेहोश हो गई थी उसे अचानक से होश आ जाता। दूसरी तरफ हमें जिन्वू के सामने एक पूरा मॉन्स्टर का ढेर देखने मिलता है। जिन्वू इसके बाद कहता है, तो तुम जाके लगता है बाकी डेमन्स के साथ तुम्हारा दोस्ती बहुत ही अच्छा है, इन्होंने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। वो एज़ेल नाम की लड़की कहती है, इसका मतलब आप मेरा रक्षा कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल लो रैंकिंग डेमन्स में समझदारी नहीं होती तो वो लोग किसी के ऊपर भी हमला करते हैं। लेकिन इन सब बातों को स्किप करके जिन्वू यहाँ पर सीधे पॉइंट पे आता है। जिन्वू कहता है, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे नेक्स्ट फ्लोर का परमिट कहाँ पर मिलेगा? इसके बाद जिन्वू और एज़ली वो दोनों यहाँ पर डेमन कैसल में आते हैं। एज़ली यहाँ पर एक डेमन नाइट से पूछती है कि उसके फादर कहाँ पर है। वो नाइट कहता है कि उसके फादर अभी थ्रोन रूम में है। डेमन नाइट से यहाँ पर जिन्वू के बारे में पूछते हैं, लेकिन एज़ली कहती है कि जिन्वू उसकी गेस्ट है। इसके बाद एज़ली जिन्वू को लेकर थ्रोन रूम में जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर एज़ल के फादर जिन्वू को देखते वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एज़ल के फादर यहाँ पर कहते हैं, एज़ल ये तुम किसको यहाँ पर लेकर आई हो? एज़ल कहते हैं कि जिन्वू उसकी गेस्ट है, लेकिन एज़ल के डैड कहते हैं, आखिर कौन सा गेस्ट अपने साथ इतना बड़ा आर्मी लेकर आता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता एज़ल? इसके बाद यहाँ पर सारे डेमन नाइट्स अपने तलवार यहाँ पर जिन्वू की तरफ करते हैं, लेकिन इसके बाद जिन्वू कहता है, मैंने एज़ल को प्रॉमिस किया, मुझे बस नेक्स्ट फ्लोर में जाने का परमिट चाहिए। यह सुनकर यहाँ पर एज़ल के फादर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें पता था कि बहुत दिन से कोई निचले फ्लोर्स को बहुत ही तेजी से पार कर रहा था और उसने बहुत ही आसानी से वल्कन और मेटस को भी मार दिया था, क्योंकि राडियो क्लैन यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर है, तो वो चाहकर भी जिन्वू का सामना नहीं कर सकते। इसके बाद एज़ल के फादर पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में सिर्फ परमिट चाहिए? लेकिन इसके बाद जिन्वू अचानक से एज़ल के कंधे पे हाथ रखकर कहता है, दरअसल मुझे और एक चीज चाहिए, हो सके तो मैं कुछ समय के लिए एज़ल को उधार लेना चाहता हूँ। एज़ल ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जिन्वू यहाँ पर एज़ल को अपने साथ इसलिए लेना चाहता था क्योंकि एज़ल को बाकी फ्लोर्स के परमिट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता था। लेकिन ये बात सुनकर एज़ल के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते और जिन्वू ये सेंस करके तुरंत एज़ल के कंधे से अपना हाथ हटा देता है। इसके बाद जिन्वू, एज़ल और एज़ल के डैड वो तीनों मिलकर यहाँ पर डिनर करते हैं और जिन्वू यहाँ पर एज़ल के डैड को सब कुछ खुल के बताता है। एज़ल के डैड कहते हैं, तो तुम्हें एक एंट्री परमिट और एक काज चाहिए। एज़ल के फादर यहाँ पर मन ही मन कहते हैं, अगर मुझे पहले पता होता कि ये डार्क आर्मी इस इंसान का है तो मैं इस इंसान के साथ यहाँ पर समझौता नहीं करता। इसके बाद एज़ल के डैड जिन्वू को कहते हैं, इसमें मेरी बेटी को तो कोई खतरा नहीं होगा, है ना? जिन्वू यहाँ पर एज़ल के डैड को आश्वासन देते हैं कि इसमें एज़ल को कोई भी खतरा नहीं होगा। इसके बाद एज़ल के डैड यहाँ पर नेक्स्ट फ्लोर में जाने का परमिट मंगवाते हैं। अब इसे जिन्वू को अपर फ्लोर में जाने के लिए हर एक डेमन क्लैन से ये परमिट कलेक्ट करने होंगे। जिन्वू यहाँ पर तुरंत एज़ल को तैयार होने के लिए कहता है। अचानक से जिन्वू के सामने पार्टी तैयार करने का एक नोटिफिकेशन आता है। जिन्वू को यहाँ पर एज़ल के साथ एक पार्टी फॉर्म करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कंजूस जिन्वू अपना एक्सपीरियंस पॉइंट किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। इसलिए जिन्वू एज़ल को कहता, अगर बीच में मुझे लड़ने जाना पड़ा तो तुम्हें बीच में मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर एज़ल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो ब्लश करने लगती है। इसके बाद हमें 80th फ्लोर में ले जाया जाता है। एज़ल के साथ अपना हॉर्स न देखकर जिन्वू उसके हॉर्स के बारे में पूछता है। एज़ल कहते कि सिर्फ पार्टी मेंबर्स ही हॉर्स लेने के लिए अलाउड है। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ने जा ही रहे थे तभी अचानक से एज़ल अपने बैग से कुछ निकालती है। हमें देखने मिलता है एज़ल के हाथ में एक वाइन का बोतल था। एज़ल कहते हैं कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वाइन है और नेक्स्ट क्लैन का चेप इस वाइन को बहुत ही पसंद करते हैं, तो इसी वजह से एज़ल जिन्वू को इस वाइन को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहती है। एज़ल कहती है कि इस वाइन के साथ कार्श क्लैन के साथ नेगोशिएट करने में बहुत ही आसानी होगा। जिन्वू यहाँ पर पूछता, क्या तुम लोगों का रिश्ता कार्श क्लैन के साथ अच्छा है? एज़ल कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, डेमन नोबल्स के बीच हमेशा पावर को लेकर डिस्प्यूट चलते रहता है, लेकिन उनमें से कार्श क्लैन सबसे रीजनेबल है। जिन्वू यहाँ पर एज़ल को यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहता है
और इसके बाद जिन्हो अपने शेडोज के साथ गार्श क्लैन की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमें कोरिया के हंटर एसोसिएशन पे ले जाया जाता है। चेयरमैन यहाँ पर यूएस के नेशनल लेवल हंटर्स से मीटिंग कर रहे थे। वो नेशनल लेवल का हंटर कहता है, You are certainly very good at English, but I'm not sure if I am understanding you correctly. Do you really don't know what is Sung Jinwoo? Are you seriously kidding with me? वो जिनजो यहाँ पर कहता है, He is a hard man to pin down. Our surveillance team doing their best, and we are not foolish enough to joke with a national level hunter. वो नेशनल लेवल का हंटर यहाँ पर मुस्कुरा के कहता है, I see. By the way, I heard one of our man Wang Dongsu caused a bit of trouble for you guys. Well, he is an S rank. There is nothing we can do. I hope you can understand. वो नेशनल लेवल का हंटर ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वांग डोंगसू पूरी तरीके से अभी एक अमेरिकन बन चुका है। इसके बाद वो नेशनल लेवल का हंटर कहता है, And also, I want you to decline his entry, but I think you guys already did it, right? चेयरमैन यहाँ पर हाँ कहते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वो नेशनल लेवल का हंटर आगे कहता है, Looks like there is nothing to talk about. I will call you in the future if I need anything. By the way, what's happening on Jeju Island? I would like to help, but you know I'm a very busy man. But if South Korea have the funds to hire me, then it will be a different story. Well, there is nothing we can do. इसके बाद वो नेशनल लेवल का हंटर वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो इन सब बातों को एक सीक्रेट रखने के लिए कहता है। इसके बाद चेयरमैन कहता है, मिस्टर जिनचुल, वो मदद करने यहाँ पर आया है ये सोचकर क्या मैंने गलती कर दी? जिनचुल यहाँ पर कहता है, आप घबराइए मत सर, जापान हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज जापान के सबसे बड़ी किल से एक हंटर यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बाद हमें फिर से डेमन कैसल में ले जाया जाता है। जिनको यहाँ पर लगातार 3000-4000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जिनको का लेवल 87 हो चुका था, लेकिन उसी के साथ साथ जिनको के एग्रिस और टैंक का लेवल मैक्स हो चुका था, और वो दोनों ही एक नए एवोल्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार थे। जिनको यहाँ पर उन दोनों के एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है, और इसके कुछ ही सेकंड बाद वो दोनों ही इवॉल्व हो जाते हैं, और एग्रिस यहाँ पर नाइट से एलिट रैंक में प्रमोट हो जाता है। दूसरी तरफ टैंक भी यहाँ पर एलिट से नाइट में प्रमोट हो जाता है। जिनको यहाँ पर उन दोनों के लिए नाम चुनने के लिए कहा जाता है, लेकिन जिनको उन दोनों का नाम पहला वाला ही रखता है। जिनको यहाँ पर एग्रिस का ऑरा सेंस करके बता सकता था कि एग्रिस अभी एस रैंक का एक हंटर बन चुका है, और दूसरी तरफ टैंक एक टॉप टायर ए रैंक का हंटर बन चुका था। इसके बाद एजिल जिन्वो को कहती है, वैसे जिन्वो सर, जिन्वो यहाँ पर एजिल को सर बुलाने से मना करता है, लेकिन इसके बाद भी एजिल कहती है, वैसे जिन्वो सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने अभी तक कितने क्लैंस को हराया? जिन्हों यहाँ पर कहता है कि वो लोग अभी क्योंकि 89th फ्लोर पे है, तो इसका मतलब जिन्होंने टोटल 9 क्लैंस का काम तमाम कर दिया था। ये सुनने के बाद एजिल कहती है कि 90th फ्लोर से जो डेमंस आने वाले हैं वो हाई रैंकिंग नोबल्स है, जो बाकी नोबल्स से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। एजिल यहाँ पर कहती है, अगर आप मेरी क्लैन की तरह कोई रीजन देकर उनसे परमिट मांगे तो शायद वो लोग आपको परमिट दे दे। लेकिन इसके बाद जिन्वो कहता है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमजोर होता तो क्या तुम मुझे अपना परमिट देते? यह सुनकर यहाँ पर एसिल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद जिन्वो कहता है, और वैसे भी मैं तुम्हारे रेडिश क्लैन को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। एसिल यहाँ पर कहती है, लेकिन हमारा क्लैन का नाम राडिरो है। वैसे सर जिन्वो, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? जिन्वो यहाँ पर कहता है, क्योंकि मैं काफी हद तक तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। यह सुनकर एजिल बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन जिन्वो मनी मन कहता है कि एजिल बहुत हद तक उसे यूजिन की याद दिलाती है। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 30। तो एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।